नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज चर्चा होगी दल बदल और क्या समीकरण जाएंगे बदल। जैसे जैसे राजनीतिक दलों की सूची जारी हो रही है, वैसे वैसे प्रदेश की सियासत में आया राम गया राम का सिलसिला भी तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के पोते सिद्धार्थ ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। तो दलित समाज के फुंदालाल चौधरी भी भाजपाई हो गए, जिस पर अब कांग्रेस कह रही है कि भाजपा अगर उन्हें बड़ा नेता मानती है तो टिकट देकर दिखाए। इतना ही नहीं, जिन नेताओं को बीजेपी और कांग्रेस से टिकट नहीं मिल रहे हैं वो बसपा और आप सहित दूसरे दलों में जाने को तैयार हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या दल बदल कांग्रेस और बीजेपी का समीकरण बिगाड़ेगा और आखिर ये दल बदल किस पार्टी पर ज़्यादा भारी पड़ेगा। आज चर्चा इन्हीं सवालों को लेकर करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। फिलहाल मध्य प्रदेश में दल बदल की ये बयार जमकर बह रही है और ये तस्वीरें भी इसी का उदाहरण है। विंध्य में पहले से ही कमजोर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के पोते सिद्धार्थ तिवारी ने बुधवार को बीजेपी ज्वाइन कर लिया, तो गुन्नौर से पूर्व विधायक और दलित समाज के फुंदरलाल चौधरी भी भाजपा में शामिल हो गए। जाहिर है कि सिद्धार्थ कांग्रेस के टिकट पर रीवा से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। वे रीवा की त्योंथर सीट से कांग्रेस का टिकट मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने यहां से रमाशंकर सिंह पटेल को उतार दिया। लिहाजा सिद्धार्थ ने बीजेपी में जाना ही बेहतर समझा। हालांकि इस दल बदल पर बीजेपी का क्या कहना है वो सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को समझते हैं और उस विचारधारा के साथ आना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर हम उन सभी कार्यकर्ताओं का, उन नेताओं का स्वागत करते हैं। लेकिन चुनाव के समय होता क्या है कि कुछ नेता जो है इधर उधर होते हैं, उनकी टिकटें कटती हैं या उन्हें टिकट कटने का भय होता है, तो इस तरीके की छोटी मोटी चीज़ें तो होती हैं। लेकिन बड़े स्तर पर कांग्रेस से कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, तो उसका एक ही कारण है कि जो कांग्रेस में नेतृत्व नहीं बचा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों में असंतोष सामने आया है। लिहाजा टिकट न मिलने पर बागी बसपा और आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हालांकि इस दल बदल पर कांग्रेस कह रही है बीजेपी उन नेताओं को पार्टी में शामिल कर रही है जो कांग्रेस के सर्वे में तीसरे या फिर चौथे नंबर पर थे। बीजेपी से जो लोग आए हैं वो वाकई में कद्दावर नेता हैं और हम सब जानते हैं उनको, चाहे वो दीपक जोशी जी हों या दूसरे नेतागण हों जिनको चुनाव जीतने का दम रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने कई मैदान में भी हैं। आज की तारीख में अगर सिद्धार्थ तिवारी जी, जिनको पार्टी ने सब कुछ दिया और पार्टी ने उनके दादा की और पिता की सेवाओं को देखते हुए उनको वो स्थान दिया जो स्थान शायद उस उम्र में बहुत से लोगों को नहीं मिलता, वो चुनाव हार गए, सर्वे में उनके नाम नहीं आए, त्योथर से वो कोशिश कर रहे थे, बीजेपी में चले गए हैं। तो मेरा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी अगर उनको इतना बड़ा नेता बता रही है तो बीजेपी त्योथर से उनको टिकट दे दे और ऐसे ही गुन्नौर से चौधरी साहब को टिकट दे दे बीजेपी। पाला बदलने वालों में सिर्फ कांग्रेस के नेता ही शामिल नहीं है, बल्कि बीजेपी से कांग्रेस में जाने वालों की लिस्ट भी काफी लंबी है। कुछ को तो कांग्रेस ने टिकट भी दे दिया है। कुल मिलाकर चुनावी मौसम में बागियों के एक्शन से दल बदल का टेंशन कोई नया नहीं है। दल बदल के बाद चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, वो इसे अपनी ताकत बताती है, लेकिन दल बदलू सियासी समीकरणों को बिगाड़ने में कामयाब होंगे या नहीं, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनाजी टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। और पहले बात कांग्रेस प्रवक्ता की उसी बात से, वो कह रहे हैं कि जो बीजेपी से लोग आए हैं उनके दल में वो सारे कद्दावर थे और जो कांग्रेस से गए हैं वो किसी दीनहीन के नहीं थे। तो ये फार्मूला तो अगर उपचुनाव में भी लागू किया, हम मान लेते जो 2020 में हुए थे, तो वो नतीजे तो कुछ और कहते हैं कहानी। और अब भी अगर वो इस लायक थे तो अगर उन्होंने सिद्धार्थ को फिर लोकसभा का टिकट ही क्यों दिया, या बाकी जो लोग जा रहे हैं, अभय मिश्रा कभी बीजेपी में होते हैं, कभी शाम को कांग्रेस में जाते हैं, कांग्रेस का एक धड़ा उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए कि साहब उन पर तो तस्करी के और तमाम सारे गंभीर आरोप हैं। तो ये दल बदल का जो बुखार है
वो चुनाव के समय तो चढ़ता ही है, लेकिन अचानक से अपनी किसी पार्टी के नेता के खिलाफ इस प्रकार की बयानबाजी। देखिए, मोटे तौर पर एक बात समझ लीजिए, दल बदल दो तीन प्रकार का होता है। एक दल बदल तो वो होता है लोगों को लगता है कि फला पार्टी आ रही है, ये उनका अपना अनुमान होता है। सत्य क्या है वो तो समय बताता है, लेकिन उनका अनुमान होता है और उसके कारण फिर वो उस पार्टी में चले जाते हैं। बिल्कुल। कुछ लोग टिकट के कारण चले जाते हैं और कुछ लोग टिकट तो एक बहाना होता है और एक लंबे समय से अगर उपेक्षा या थोड़ा सा तिरस्कार जैसा भाव रहे, बड़े नेताओं का असहज व्यवहार रहे, तो उसके कारण दल बदलते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो असहजता में भी दल में बने रहे। अब जैसे हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं सिद्धार्थ तिवारी जी की, तो सिद्धार्थ तिवारी जी का परिवार एक स्वाभिमानी जैसा परिवार रहा है। श्रीनिवास जी तिवारी को जी के बारे में सब लोग हम जानते हैं। बिल्कुल। वहां अगर आप देखेंगे तो जिन दिनों मध्य प्रदेश नहीं बना था, विंध्य प्रदेश मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं था तब भी, या उससे पहले स्वतंत्रता से पहले तब भी उन्होंने जमींदारी प्रथा के विरुद्ध और आमतौर पर जो सामान्य किसानों का जो शोषण होता है उसके विरुद्ध एक बड़ा आंदोलन किया था। उस समय बड़ी टीम थी, श्रीनिवास तिवारी, अच्युतानंद मिश्र, जगदीश जोशी, एक बड़ी टीम हुआ करती थी 8-10 लोगों की। उस टीम ने बड़ी तो एक काम किया और यही कारण है कि मध्य प्रदेश बनने के बाद, स्वतंत्रता के बाद, वहां से राजनीति में दो प्रकार के लोग आए हैं। एक तो वो आए हैं जो जमींदारों और राजे रजवाड़ों से, छोटे मोटे घरानों से संबंधित रहे, और एक जो जन सामान्य से आए। तो श्रीनिवास तिवारी जैसी लोगों ने समाजवादी पार्टी से अपना कैरियर शुरू किया था। तिवारी जी शायद 1972 या 73 में फिर वो कांग्रेस में आए और जब 77 में सरकार बनी तो उन पर बहुत दबाव आया कि वो कांग्रेस छोड़ करके चले जाएं, लेकिन वो छोड़ करके नहीं गए। बिल्कुल। और यही कारण है कि वो जो उस समय के रजवाड़े थे, जब प्रभावशाली विंध्य क्षेत्र से अर्जुन सिंह जी हुए तो श्रीनिवास तिवारी जी का उनसे झगड़ा चला, दिग्विजय सिंह प्रभावशाली हुए तो उनसे झगड़ा चला, क्योंकि दोनों की पृष्ठभूमि राजा रजवाड़ा जैसी रही है। तो कुल मिलाकर के इस बार जो उनका टिकट कटा है, सुनने में ये जो आ रहा है, संभवतः दिग्विजय सिंह जी के कहने से उनका टिकट कटा है। अब इसके पीछे जो भी कारण रहा हो, लेकिन सिद्धार्थ को टिकट ना देना और उनका भाजपा में चले जाना निश्चित रूप से विंध्य प्रदेश की राजनीति में, भले एक वोट का ही क्यों ना हो या 1% वोट का क्यों ना हो, कांग्रेस को इससे नुकसान तो होगा। अभय मिश्रा जी का किसी पार्टी को कोई नुकसान नहीं होना। अभय मिश्रा जी का अपना एक गुट है, उस गुट के साथ वो कांग्रेस में भी रहे हैं, उस गुट के साथ वो भाजपा में भी रहे हैं। अब हालांकि उन्होंने अप्रोच किया है समाजवादी पार्टी को, अब आगे भविष्य में क्या होगा। लेकिन अगर इसके आप देखें तो श्रीनिवास तिवारी जी की अगर आपको ध्यान हो, भतीजी है वो कविता पांडे, वो कविता पांडे को भी आप देखें कि कितने दिनों से उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन पार्टी ने कोई बहुत महत्व उनको, या इनके परिवार के और लोग, कम से कम 1-8 दर्जन लोग हैं इनके परिवार के जो सक्रिय हैं राजनीति में, लेकिन किसी को कांग्रेस ने थोड़ा सा महत्व तो देना था। सिद्धार्थ का जाना मुझे भी आश्चर्यजनक लगता है। जी शर्मा जी भी कह रहे हो, और हम देख रहे हैं विंध्य की राजनीति की अगर पहले हम बात करें तो ठाकुर ब्राह्मण बहुल राजनीति, और कांग्रेस ने हमने देखा किस प्रकार से दरकिनार किया था अजय सिंह को, क्या उनके साथ व्यवहार हुआ, चाहे वो ओबीसी सम्मेलन में उनकी गैर हाजिरी रही हो या बीच के पल में जब सरकार चली गई कांग्रेस की, और एक तंज भी कसा जाता रहा कि विंध्य शायद साथ दे देता तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बरकरार रहती। और अब जो दूसरा ठाकुर ब्राह्मण परिवार है उनके साथ जो कुछ हो रहा है, तिवारी परिवार, जो शर्मा जी ने भी बताया है कि हमने देखा 10 साल विधानसभा अध्यक्ष रहे, विंध्य के सफ़ेद शेर, उनके बेटे सुंदरलाल तिवारी लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, और अब बेटे का इस प्रकार से पलायन और कांग्रेस का ये तंज, तो क्या कांग्रेस ने मान के चला कि विंध्य को उसके भरोसे छोड़ दें, या ठाकुर ब्राह्मण उनके भरोसे, हम बाकी ठाकुर ब्राह्मणों के सहारे हमारी नैया पार लगा लेंगे? देखिए, विंध्य के 2 बड़े नेता रहे, एक तो अर्जुन सिंह और श्रीनिवास तिवारी। और जिस तरह से हम देखते हैं कि कांग्रेस की जो ताकत होती थी वो छत्रप होते थे, तो 2 छत्रप थे, और वहाँ की विंध्य की हम राजनीति की बात कर लें तो ब्राह्मण ठाकुरों की उस पर राजनीति निर्भर रहती है ज़्यादातर। तो आप देखिए कि वो जातिगत राजनीति जो होती है वो विंध्य में होती है। इस कारण से चाहे बसपा देख लीजिए आप वहाँ पे, चाहे सपा देख लीजिए, वो अपने समय समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा देती, चाहे अन्य दल की बात कर लें, कम्युनिस्टों की बात कर लें विंध्य में। और कांग्रेस की जो राजनीति थी वो एक तरह से संतुलन था। हमने देखा है किस तरह से ठाकुर ब्राह्मण का संतुलन बनाया था 2 परिवारों ने, तो उसका फायदा कांग्रेस उठाती थी। अर्जुन सिंह का परिवार कमजोर हुआ तो आप देख लिए किस तरह से कांग्रेस का हालत हो गई।
अब श्रीनिवास तिवारी का परिवार यदि कमजोर हुआ है और यदि छोड़ के जा रहा है उनका पोता, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक तरह से ये नुकसानदायक है। नुकसानदायक इसलिए है कि आप चाहे निमाड़ मालवा में चले जाइए, सुभाष यादव का परिवार लगातार सक्रिय है, तो वहाँ पे कांग्रेस को कुछ ना कुछ बढ़त मिलती रहती है। अब वो मजबूत है, कह सकते हैं हम यदि दिग्विजय सिंह के क्षेत्र में चले जाएं तो वहाँ आप देख लीजिए, चाहे हम छिंदवाड़ा चले जाएं, महाकुशल में चले जाएं, तो वहाँ देख लीजिए आप। यदि यही सब वजह है कांग्रेस की ताकत की, और यदि आप इसको कमज़ोर करते जाएंगे, आज आप ये कहें कि तिवारी परिवार का या सिद्धार्थ तिवारी का अब कोई वजूद नहीं है, सर्वे में वो तीसरे चौथे नंबर पर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये शब्द तो कम से कम कांग्रेस के नहीं होना चाहिए थे। जिस परिवार ने कांग्रेस को वहाँ इतना मजबूत किया, और क्या उनके समर्थक नहीं है, क्या उनके फॉलोअर्स नहीं है? यदि ऐसा नहीं होता तो श्रीनिवास तिवारी के बाद सुंदरलाल तिवारी क्यों लगातार जीतते आ रहे हैं वहाँ से? आप चाहे विधानसभा का चुनाव लड़ा लीजिए, चाहे लोकसभा का चुनाव लड़ा लीजिए, और आपने ताकतवर माना होगा ना, तभी तो आपने सिद्धार्थ तिवारी को टिकट दिया था। क्राइटेरिया होता तो फिर आपका कोई कैंडिडेट हारता ही नहीं, कोई कैंडिडेट हारता ही नहीं। तो आप, मुझे लगता है कि कांग्रेस में जो यदि शर्मा जी कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह के इशारे पर टिकट कटा है, तो आपको भी मालूम है दिग्विजय सिंह का और श्रीनिवास तिवारी का जग जाहिर था कि किस तरह से अदावत थी, चाहे जमुना देवी दिग्विजय सिंह की हो, चाहे सुभाष यादव दिग्विजय सिंह की हो, चाहे माधवराव सिंधिया और दिग्विजय सिंह की हो। आप देखिए कि इसी वजह से कांग्रेस की हालत क्या हो गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़कर चले गए क्योंकि वही गुटबाजी के शिकार हो गए थे। यदि ये गुटबाजी है, इसी वजह से आप देखिए कि अजय सिंह की हालत क्या हो गई। अजय सिंह कमजोर हुए, आपने अपने छत्रपों को कमजोर किया तो कांग्रेस कमजोर हो गई, क्योंकि ताकत ही वो है। कांग्रेस के पीछे कोई नहीं है, वहां पे कांग्रेस के पीछे नहीं है, नेता के पीछे है, और आप नेता को कमजोर कर देते हो तो पार्टी कमजोर हो जाती। मुझे लगता है यही विंध्य में होने जा रहा है। अजय सिंह पहले से ही हाशिए पर हैं, यदि वो उनको आपने टिकट दे भी दिया है अभी, तो आप सोच लीजिए कि वो सिर्फ अपनी सीट तक सीमित रहेंगे, क्योंकि वो पूरे 5 साल से आप देख रहे हैं, सत्ता में थे तब भी काम मांग रहे थे, सत्ता से आप बाहर हो गए तब भी काम मांग रहे थे संगठन के लिए। भाई अजय सिंह आप देखिए कि इससे पहले पूरे मध्य प्रदेश नापते हैं, मध्य प्रदेश में दौरे करते हैं, यात्रा निकालते हैं। अर्जुन सिंह के जो समर्थक हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनको वो करते, एक तरह से जोश भरते हैं उनमें और उनके लिए टिकट मांगते हैं। इस बार आपको कहीं ऐसा लगा कि अजय सिंह वैसी सक्रियता निभा रहे हैं? क्या आपको लगा कि अरुण यादव वैसी सक्रियता निभा रहे हैं? तो निश्चित तौर पर छत्रपों को कमजोर करके कांग्रेस एक तरह से अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रही। यदि इस तरह के उनके जो वफादार हैं, जो कांग्रेस के साथ ऐसे समय में भी नहीं छोड़ा उन्होंने, जब विपरीत परिस्थितियां थी, वो लोग यदि छोड़कर जा रहे हैं तो कांग्रेस को इस पर विचार करना चाहिए कि खाटी कांग्रेसी क्यों छोड़कर जा रहे हैं। इन परिस्थितियों में क्या पार्टी में अब उनका कोई मान सम्मान नहीं रह गया? मुझे लगता है ये बड़ा घाटे का है, और विंध्य में तो इसका नुकसान होना ही है। जो शर्मा जी ने भी कहा है कि अभय मिश्रा का कोई उतना वजूद नहीं है, लेकिन तिवारी परिवार का उतना वजूद है, अजय सिंह के परिवार का उतना वजूद है, तो आप देखिए उसका फायदा कांग्रेस को मिलता रहा है। लेकिन जब आप उसी परिवार को इस तरह से बेदखल करोगे तो जो आने वाले हैं, अगर आपको मालूम है कोई छत्रप और होते तो लगता कि ठीक है चलिए, और उनको मालूम है जो नए लोग आएंगे कि आप जब पुराने लोगों का कोई कदर नहीं करते हो, जो बार बार आप बात उठाते हो कि बीजेपी में बुजुर्ग नेताओं का सम्मान नहीं है, उनके परिवार का सम्मान नहीं है, जिन्होंने बीजेपी को यहाँ तक पहुंचाया है, तो आप किस मुंह से कहते हो फिर? जब आपके यहाँ से ऐसे परिवार छोड़कर जा रहे हैं, उनके परिवार के लोग छोड़कर जा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये घाटे का सौदा है। कांग्रेस को इस पर विचार करना चाहिए और ऐसी ओछी टिप्पणी तो नहीं करना चाहिए कि अब उनका कोई वजूद नहीं बचा। वो तो चुनाव परिणाम बता देंगे किस परिवार का कितना वजूद नहीं। बिल्कुल। तो शर्मा जी, एक और चीज है कि ये जो पर्दे के पीछे पॉलिटिक्स हो रही है नेताओं के खिलाफ, और शायद यही कारण है कि हमने देखा केपी सिंह का उदाहरण हो, चाहे सिद्धार्थ का, या और तमाम सारे जो उदाहरण हैं जिनके कारण बगावत हो रही है। चाहे हम देख लें कि बुधनी में जो मुख्यमंत्री के खिलाफ कैंडिडेट दिया आपने मस्ताल को, विक्रम मस्ताल को, तो ये जो पर्दे के पीछे की जो अदावत है वो सामने निकल के आ रही। शायद यही कारण है कि सार्वजनिक रूप से कमलनाथ टिप्पणी कर रहे हैं और दिग्विजय सिंह को उसका जवाब देना पड़ रहा है। तो मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये जो कुछ हो रहा है उसमें मैं जरूर अध्यक्ष हूँ, लेकिन पर्दे के पीछे से खेल कोई और कर रहा है। ये पर्दे के पीछे कुछ ऐसी बात हुई होगी, क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पर इस परिवार से परिचित हूँ, सिद्धार्थ वाले परिवार से, कि केवल टिकट कटने के कारण दल बदल कर ले, इसकी संभावना मुझे कम दिख रही है। पर्दे के पीछे जो आपने कहा है, मुझे लग रहा है कुछ डायलॉग इसमें किसी ने कुछ ऐसा दिया है जो इनको चुभा है। जैसे इन दोनों कुछ डायलॉग हवा में आए। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्यों गुस्सा आया उनको, जब कह दिया कि उनको उतर जाए सड़क पर उतर जाए जी, कहा कि जाके कपड़े फाड़ो दिग्विजय सिंह के और उनके लड़के के। तो मुझे जो ये तो वो डायलॉग हैं जो सामने आ गए। ऐसे कितने डायलॉग होंगे जो पर्दे के पीछे कहे गए होंगे, मीडिया में नहीं आए। तो मुझे लग रहा है कि सिद्धार्थ को लेकर के कुछ ना कुछ किसी बड़े नेता ने कुछ टिप्पणियां की हैं,
और वो जो टिप्पणियां की हैं उसका रिएक्शन है। क्योंकि मुझे एक घटना व्यक्तिगत तौर पर याद आ रही है, यद्यपि इसका कोई समर्थन नहीं करेगा। श्रीनिवास तिवारी जी की एक भतीजी हैं जो प्रवक्ता भी रही हैं, तो कुल मिलाकर के अभी मेरे दिमाग में नाम आया था फिर उतर गया, तो कुल मिलाकर के उनको अप्रोच की थी भाजपा ने कि वो आ जाएं भाजपा में, कांग्रेस को छोड़ करके आ जाएं, लेकिन वो फिर नहीं आई और कांग्रेस में ही बनी रही। तो छोटी मोटी बात पर ये परिवार ऐसा नहीं। कविता पांडे उनका नाम है, तो उन पे अप्रोच की थी भाजपा ने कि आप आ जाएं। इसके अलावा और कितने और लोगों को उन्होंने अप्रोच की थी, इस परिवार के लोगों को अप्रोच की थी, लेकिन वो नहीं आए। अगर आज गए हैं तो टिकट कटना तो एक बहाना है, कुछ ना कुछ डायलॉग है पर्दे के पीछे से जो इस परिवार को लेकर के किसी ने कहा है और उसको कारण उन्होंने फिर अपना दल बदल किया हुआ है। तो निश्चित रूप से ये जो इस समय खेमेबंदी हो रही है कांग्रेस में, कुछ नेताओं को ये लगता है, अब सत्य क्या है वो तो भविष्य आने वाला बताएगा, कि वो सरकार के समीप है। तो सरकार के समीप है तो टिकट बांटने में भी उन्होंने कोशिश की है कि बहुत ज्यादा लोग अलग अलग तरीके से नहीं आए, कुछ खास खेमे के ही लोग आए ताकि आगे आने वाले समय में उत्तराधिकारी बनाया जा सके। एक बात मनोज जी आप बिल्कुल मान करके चलिए कि राजनीति में हमेशा उत्तराधिकारी की चिंता पहले की जाती है। कई बार वो उत्तराधिकारी सफल होता है, कई बार नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये मान करके चला जाता है कि इसका विकल्प ये होगा, इसका विकल्प ये होगा। तो मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश में नेतृत्व विकल्प की जो तैयारियां की जा रही हैं वो कमलनाथ जी अपने बेटे के लिए कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी अपने बेटे के लिए कर रहे हैं, जो टिकट वितरण में हमारे सामने भी आ रहा है। जैसे कमलनाथ जी ने कहा कि उनके लड़के से और उनके कपड़े फाड़िए, या नकुल नाथ जो उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस स्पर्धा के चलते ये जो टिकट की खींच पैंच हो रही है और कुछ लोगों को थोड़ा किनारे किया जा रहा है, उस आधार पर ये सिद्धार्थ को कुछ किनारे किया गया होगा। तो इस कारण उन्होंने, क्योंकि ये छोटे केवल टिकट को लेकर के इस परिवार का एक भी व्यक्ति ऐसा, क्योंकि अभी उम्र भी साथ में है, अभी ऐसा भी नहीं है कि उम्र के उस पड़ाव पर होगा कि आखिरी चुनाव है उसके बाद क्या होगा, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। निश्चित रूप से ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, वो चूंकि लोकसभा चुनाव तो मोदी जी के इमेज का लोग, उसमें तो अच्छे अच्छे लोग हार गए हैं, खुद राहुल गांधी चुनाव हार गए थे, तो वो चुनाव का हारना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो वो तो कुछ ना कुछ अंदर बात हुई है अंदर खाने में जो इनको चोट लगी है। जी तो ब्रजेश जी अकेले विंध्य का मामला नहीं, हम देख रहे हैं कि प्रेमचंद गुड्डू, उनके कहने पे बेटी रीना बोरासी को टिकट मिल जाता, अब आज वो ताल ठोक रहे हैं कि मैं तो निर्दलीय लड़ूंगा आलोट से। ऐसे तमाम सारे कई सारे नेता, और जो शर्मा जी भी जिस ओर इशारा कर रहे हैं, तो खेमेबंदी अपनी जगह, आप अपना उत्तराधिकारी के लिए सियासी भविष्य मजबूत कर रहे हैं अपनी जगह, लेकिन अगर उसको कुछ आगे बढ़ाना होगा तब वो तब हो पाएगा जब आपकी पार्टी सत्ता में होगी। अगर आपको सत्ता ही नहीं मिली तो फिर उस उत्तराधिकारी के पास हासिल क्या होगा? वो विधायक तो आपके रहते भी हो जाएगा अगर उसमें योग्यता होगी, और नहीं होगी तो आपके रहते वो चुनाव भी हार जाएगा। गांधी परिवार में भी हमने देखा है, हमने ज्योतिराज सिंधिया को भी देखा है। लेकिन हमने गांधी परिवार में भी देखा है किस तरह से सचिन पायलट हों या माधवराव सिंधिया हों या अर्जुन सिंह हों, छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि आप अपने समकक्ष हम उम्र और ऐसे युवाओं को साथ नहीं रख सकते हो जो आपकी तरह ही रेस में शामिल हो जाएं। कि किसके हाथ में लगेगी कमान? यदि जब मध्य प्रदेश में ऐसी परिस्थिति होगी तो जो शर्मा जी ने कहा है कि उत्तराधिकारी को लेकर ये झंझट होगी कि जब एक समकक्ष उम्र के अपने अपने क्षेत्र में पावरफुल लोग मैदान में होंगे तो कोई भी बाजी मार सकता है। ऐसा हमने देखा भी है मध्य प्रदेश में कि माधवराव सिंधिया को बनाना चाहते थे राजीव गांधी, लेकिन नहीं बना पाए क्योंकि आपके पास ताकत थी, आपके पास समर्थन था, और बाकी के क्षेत्रीय नेता एक हो गए थे, चाहे कमलनाथ हो चाहे दिग्विजय सिंह। तो आप देखिए जब ये परिस्थिति होती है तो जो राजनीति जानते हैं, राजनीति करते आ रहे हैं उस पार्टी में, वो तो निश्चित तौर पर, लेकिन ये एक पहलू ये भी है ना कि हम ये लगातार देखते हैं कि जब ऐसी बातें आती है तो कहा जाता है कि विधायक दल की बैठक में फैसला होगा, और फिर उसमें एक फैसला होता है एक लाइन का कि आला कमान इसका निर्णय लेगा। तो जब आला कमान को ही करना तो आप कर क्या लोगे? नंबर तो शिवानू सिंह सोलंकी के पास भी थे, लेकिन वो सीएम नहीं बन पाए, जो आपने उदाहरण दिया। दो अंतर है, एक तो आला कमान तब आपका इतना मजबूत होना चाहिए कि एक लाइन में पास हो गए और कोई विधायक उसमें चूचापड़ ना करे, तब आपकी मर्जी चल जाती है कि आला कमान की चल गई। लेकिन कांग्रेस का आला कमान उतना मजबूत नहीं है। यदि उतना मजबूत होता तो आपको अशोक गहलोत कहीं और दिख रहे होते, सचिन पायलट वहां दिख रहे होते। आला कमान उतना मजबूत होता तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में नहीं दिख रहे होते, कांग्रेस में दिख रहे होते। गहलोत तो आज भी कह रहे हैं कि पायलट के लोगों को टिकट दे दिया है, लेकिन मैं तो मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूँ, कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही। वो तो आप देखिए ना, आला कमान कमजोर है ना। आला कमान जब कमजोर होता है तब क्षेत्रीय छत्रपों की चलती है, जब छत्रपों की चलती है तो वो निर्णय को बदल देते हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया ना किस तरह से ऊपरी नेता
चाहते थे कि कौन मध्य प्रदेश में सीएम बने, लेकिन नहीं बना पाए थे। आप देखिए कि उमा भारती चाहती थी कि मध्य प्रदेश में कौन सीएम बने, तो देखिए बना ले गई वो, लेकिन दूसरी बार में वो सफल हो पाई क्या? आला कमान जब मजबूत होता है, आज की तारीख में बीजेपी का आला कमान जो है वो चाहे किसी को भी सीएम बना सकता है। चाहे आप महाराष्ट्र का उदाहरण देख लीजिए, चाहे असम का देख लीजिए, चाहे आप गुजरात का देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश में जो हरियाणा है, झारखंड है, तमाम सारे राज्यों हमने देखे। लेकिन कांग्रेस में ऐसा हो पाया क्या? एक उन्होंने करने की कोशिश की पंजाब में, परिणाम देख लीजिए आप किस तरह से वहां से हवा हो गई कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में वादा किया लेकिन कर नहीं पाए, क्योंकि आपका क्षेत्रीय क्षेत्र इतना मजबूत हो गया था कि आप उसको हिला नहीं सकते हो। मध्य प्रदेश में भी वही परिस्थिति हुई, वही परिस्थिति राजस्थान में, तो वहां पे ये नहीं हो सकता है। यदि भविष्य में भी कांग्रेस को बहुमत मिलता है तो जिसका पल्ला भारी होगा, जिसको चाहेंगे वो सीएम बना सकते हैं। आला कमान उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, सिर्फ समझौता ही करा सकता है, क्योंकि वो उस हालत में आज की तारीख में नहीं है। तो ये जो परिस्थितियां हैं वो मुझे लगता है कि कुछ लोगों को किनारे करने के लिए इसीलिए किया जा रहा है, ताकि भविष्य में वो रोड़ा ना बन सके, वो उस रेस में शामिल ना हो सके, और उसमें उनके जो उत्तराधिकारी हैं, जिनको वो संभावना देख रहे हैं, जिनको आगे ले जाना चाह रहे हैं, उनकी राह में रोड़ा ना बने, इसलिए उनको किनारे किया जा रहा है। तो शर्मा उसकी जी, ये चिंता तो नहीं है कि पार्टी का क्या हाल होगा इसमें। तो शर्मा उनको जी, ये तो चिंता ऐसा ही आगे होगा नहीं कि भविष्य अभी में- आपने भैंस बांधी नहीं और दूध की लड़ाई शुरू हो गई है। ये बिल्कुल वाकई ठीक ऐसे ही नहीं कहा आपने, कहा कि भैंस अभी आई नहीं है और उसके मई मांगने के लिए लोग पहले ही आ गए। तो अभी बहुमत तो जो आपको मिला नहीं है, लेकिन अभी से उन्होंने कहीं ना कहीं मोर्चेबंदी और गुटबंदी इस तरीके से शुरू कर दी। तो ये जो अभी हमने कांग्रेस के टिकट भी देखे हैं, 144 जो उन्होंने टिकट घोषित किए हैं, उस टिकटों में भी आप देखेंगे कि बहुत कम ऐसे टिकट हैं जो इंडिविजुअली क्षमता के आधार पर हैं। वो सारे के सारे आपको गुटी टिकट हैं, और इसीलिए उनका जो असंतोष उभर करके आ रहा है, ऐसी कोई ऐसी सीट नहीं है जहां से असंतोष उभर करके नहीं आ रहा हो। तो टिकट वितरण भी कहीं ना कहीं भविष्य को देख करके, भविष्य के मई की संभावना को देख करके टिकट बांटे जा रहे हैं, ताकि आगे चल करके अगर हो तो कुछ ना कुछ बात हो सके, विधायकों का समर्थन जो है किसी व्यक्ति विशेष के साथ हो। राजनीति में ऐसा होता है, लोग करें भी ऐसा, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का तो ध्यान रखना ही चाहिए जिनके परिवारों की पृष्ठभूमि पार्टी को सींचने में चली गई। आप कल्पना कर सकते हैं, आप रिकॉर्ड उठा करके देख लें, 1972 से पहले कांग्रेस की स्थिति विंध्य में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत रही है। जनसंघ 73 से जनसंघ 1972 में जनसंघ का विधायक वहां से जीता है। कांग्रेस अगर वहां पर मजबूत किया था तो इन 3-4 लोगों ने कांग्रेस को मजबूत किया था, और जिन्होंने वहां पर पार्टी को एक प्रकार से बीजारोपण किया जन सामान्य में। आप अगर देखें, जैसा कि ब्रजेश जी ने कहा कि ब्राह्मण ठाकुरों की राजनीति रही, निश्चित रूप से रही, लेकिन ब्राह्मणों के नेतृत्व में ये जो नीचे का सेवा वर्ग आता है वो ब्राह्मणों के नेतृत्व में काम करता है। इसीलिए सिद्धार्थ के साथ में एक सेवा वर्ग का, दलित समाज का एक व्यक्ति भी शामिल हुआ है। एक बड़ी घटना है इतिहास के पन्नों में कि किसी लोहिया जी ने, जो कि वो समाजवादी पार्टी का बड़ा गढ़ था विंध्य क्षेत्र, तो लोहिया जी किसी बाहर के कानपुर या कहीं किसी को उद्योगपति को सतना से चुनाव लड़ाना चाहते थे। श्रीनिवास तिवारी ने वहां से किसी दलित समाज के किसी व्यक्ति का चुनाव भरा दिया था, और जब वो पर्चा वापसी का समय आया तो श्रीनिवास जी साइकिल पर बैठा करके उनको ले गए जंगल में, ताकि डेट निकल जाए और पर्चा वापस ना हो, और अंत में वही व्यक्ति जीता। तो कहीं ना कहीं वो जो एक था, तो जन सामान्य को इकट्ठा करने वाले जो परिवार हैं उनका सम्मान तो कांग्रेस को करना ही चाहिए था। मुझे वाकई सिद्धार्थ के पार्टी छोड़ने पर आश्चर्य तो हुआ है जी। बिल्कुल, और हो सकता है कि अब ये आश्चर्य कांग्रेस में कई लोगों को हो, लेकिन वो जाहिर तौर पर कह नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब चूंकि समय की कमी है तो चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो निश्चित तौर पर दल बदल की बयार चल रही है और चुनाव का मौसम भी है, लेकिन सवाल यही है कि क्या उसकी आड़ में आप अपने लोगों को स्थापित करने के लिए पार्टी के युवा नेताओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं? पार्टी के जिन लोगों ने पार्टी को सींचा है अपने खून पसीने मेहनत से, क्या आप उनकी अनदेखी कर रहे हैं? और क्या अपने हितों के लिए आप पार्टी को इस दोराहे पर ले जाकर खड़ा कर दे रहे हैं कि जहां से आपको रास्ता ही ना दिखाई दे? तो मुझे लगता है सारे राजनीतिक दलों पर इस पर विचार करना ही होगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।